ध्यान से देखिए, इस वाली इनइक्वालिटी में इवन पावर के फैक्टर है, मतलब x माइनस 6 की होल पावर 2 है, x माइनस 5 की होल पावर 4 है, x माइनस 3 की होल पावर 2 है। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर इवन पावर के फैक्टर्स होंगे तो उसको इनइक्वालिटी से आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो मैंने इसको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर दिया, पहला रूल लगा दिया और अपनी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दिया। जब बच्चों मैंने अपनी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है तो हमारा जो आंसर आया है वो ये आया है, ये आंसर आपके सामने लिखा है, ये आ गया माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से 8। तो बच्चों मैंने बताया था आंसर आने के बाद आपको रूल नंबर 2 लगाना होता है कि जिस फैक्टर को आपने डिस्कार्ड किया है पॉजिटिव होने की वजह से, क्रॉस चेक करिए क्या वो वाले फैक्टर्स के क्रिटिकल पॉइंट आपके आंसर में तो नहीं आ गए। अगर आपके आंसर में आ गए हैं तो उनको आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि उन आंसर्स की वजह से आपका आंसर 0 बन जाएगा और 0 तो आपको चाहिए ही नहीं। तो बच्चों क्या करेंगे, हर फैक्टर जो आपने डिस्कार्ड किया है उसमें x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 6 है और x इक्वल टू 5 आएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो उसमें बेटा वो 0 हो सकते हैं और 0 तो आपको चाहिए नहीं। इसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, जो आपका आंसर आया है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से 8, उसमें बेटा आप ये जो 3 नंबर है 3, 6, 5, इसको बेटा आप रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जब रिमूव कर देंगे तो बेटा ये आपका होल सोल आपका ये पूरा कंप्लीट आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर आप इस आंसर को किसी और मेथड से लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने इन नंबर्स को बेटा क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि वो 1 से 8 के बीच में 3 भी आ रहा था, 6 भी आ रहा था और 5 भी आ रहा था, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उस पर ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों हम एक्सक्लूड कैसे करेंगे, एक्सक्लूड करने का तरीका ये है कि आप इस मेथड से भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से 3 यूनियन 3 से 5 यूनियन 5 से 6 यूनियन 6 से 8। तो बच्चों ये भी एक मेथड हो सकता है एक्सक्लूड करने का। ठीक है बच्चों, तो अब आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इवन पावर वाले फैक्टर्स को इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड करते हैं, क्वेश्चन को वैसे ही करते हैं फिर जैसे करा जाता है, और आखिरी में आंसर को क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं जिसको मैंने डिस्कार्ड किया वो वापस आंसर में आ गया। अगर वापस आंसर में आ गया होगा तो आपको उसे रिमूव करना पड़ेगा। ओके, हर बच्चे को अब क्लियर हो गया पूरी तरीके से। अभी भी किसी को डाउट है तो बिल्कुल हमको बता सकता है। ओके प्रज्ञा बेटा तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके गुड। तो बेटा अब मैंने यहाँ पर एक नया कंसेप्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से अब आपको एक नई बात बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैं इवन पावर वाले फैक्टर का जिक्र कर रहा था। अब मैं इवन पावर वाले फैक्टर का जिक्र नहीं करूंगा। अब मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ, अगर पावर आपका जो फैक्टर है वो ऑड है, मैंने वहां पे स्टार बना दिया है ब्लैक कलर का। तो बच्चों ऑड पावर का जो फैक्टर होता है उसका जब आप आंसर निकालेंगे तो यही तो कहेंगे कि वहां पर ऐसे एक्स की वैल्यूज डालिए जिससे ये ऑलवेज पॉजिटिव रहे। लेकिन बच्चों यहाँ मजे की बात ये है कि पावर ऑड होने की वजह से आप कोई भी यहाँ पर एक्स डालेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही ट्रीट होगा जैसे पावर 1 वाला फैक्टर होता है, यानी कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 की तरह ही ट्रीट होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नेगेटिव x डालेंगे तो ये तो नेगेटिव ही हो जाएगा, और हमें नेगेटिव x डालने पर नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें तो आंसर ग्रेटर देन 0 चाहिए, नेगेटिव आंसर थोड़ी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम x यहाँ पे -2 डाल देंगे तो ये -3 हो जाएगा, और -3 का क्यूब होता है -27, और -27 तो हमारा आंसर हुआ नहीं। तो बेटा यहाँ पर क्या रूल बनता है, जब ऑड पावर की फैक्टर्स होते हैं तो अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये आंसर बिल्कुल वही आएगा जो पावर 1 वाले फैक्टर से आता है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि x माइनस 1 की होल पावर 3 ग्रेटर देन 0, उसका भी बच्चों यही आंसर होगा सेम, और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 उसका भी यही सेम आंसर होगा, पावर 5 होगी तो उसका भी यही सेम आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों यहाँ पे एक रूल बन गया कि अगर ऑड पावर के फैक्टर होंगे तो उनको पावर 1 की तरह ही ट्रीट करना है और कुछ नहीं करना। और इसमें आखिरी में आपको क्रॉस चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसका बस एक ही रूल होता है कि ऑड पावर वाले फैक्टर्स आएंगे तो उनको पावर 1 की तरह ही ट्रीट करना है और कोई काम नहीं करना है। वो इवन पावर वाले फैक्टर्स में 2 रूल्स होते हैं कि पहले डिस्कार्ड करो और अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक करो कि जिसको डिस्कार्ड किया है ऐसा तो नहीं वो वापस आ गए। लेकिन ऑड पावर वाले फैक्टर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है,
अगर ऑड पावर वाले फैक्टर आएंगे तो बिल्कुल आप इसको, जो ये पावर 1 वाला फैक्टर मैंने आपके सामने इंडिकेट किया है, इसी तरह आप उसको समझेंगे। तो बच्चों मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है, ध्यान से देखिए। अब बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका पीछे वाला पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करता हूँ, सारे रूल यहाँ पे लगाता हूँ और मैं देख लेता हूँ हर बच्चे को ये स्क्रीन विजिबल है कि भी नहीं है। ओके, सबको विजिबल है, स्क्रीन पूरी अभी नजर आ रही है, यानी सबके पास वॉइस जा रही है। अब मैं बीच बीच में चेक कर लिया करूंगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ऑड पावर है तो ऑड पावर को पावर 1 की तरह ही ट्रीट करेंगे। ऑड पावर को आप पावर 1 की तरह ही ट्रीट करेंगे, यानी ये x+1 हो गया। ये पावर 4 है, इसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। फिर ऑड पावर हो गई, इसको 1 की तरह ही ट्रीट करेंगे। फिर x-2 आ गया ग्रेटर देन 0। अब तो बच्चों आपके पास कोई प्रॉब्लम बची नहीं, अब आप इसको सॉल्व करना जानते हैं। नंबर लाइन अरेंज कर दीजिए और अपना आंसर खटाक से निकाल दीजिए। प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, -1, 1, 2 लगा दिए, मेथड लगाइए अपना। ये देखिए प्लस माइनस लगा दीजिए अपना आंसर। प्लस माइनस, तो आपका आंसर क्या है? ग्रेटर देन 0। तो बच्चों आपका आंसर आया है -1 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये बच्चों आपका आंसर है। बच्चों अपने आंसर को आप क्रॉस चेक करेंगे आप कि ऐसा तो नहीं आपने जिस इवन पावर वाले फैक्टर को डिस्कार्ड किया है उसका क्रिटिकल पॉइंट इसमें आ गया। तो बेटा कौन सा फैक्टर था? x+5 की होल पावर 4 वाला फैक्टर था। तो बेटा इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? x = -5 पे ये 0 हो सकता है। चेक करो तुम्हारे आंसर में x = -5 तो नहीं आ गया है। तुम कहोगे नहीं सर, आंसर में x = -5 नहीं आया है। इट मींस आपने जो निकाला है वो आपका सही है। ठीक है, जो आपने निकाला है वो आपका सही है। ओके, आपको इनइक्वालिटीज सॉल्व करने के लिए मैंने काफी सिखा दी है, इनइक्वालिटीज आपसे होने लगेंगी। और बाकी मैं आपसे पैकेज के क्वेश्चंस इतने सारे करवाऊंगा कि आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ओके, अभी मैं आप लोग से 1-2 क्वेश्चंस करवा लेता हूं तो शायद आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर मेरे से भी होने लगा। तो मैं आपको ये सभी को एक क्वेश्चंस दे रहा हूं, सारे बच्चे मिलके करेंगे वो क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चन है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैं लिखने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन है बच्चों, x+1, x-3, x+4 का होल स्क्वायर लेस देन 0। चलिए सभी बच्चे इसको सॉल्व करें और मेरे को आंसर बताएं। मैं आराम से बैठा हुआ हूं, आप लोग आंसर बताइए। और किसी को लग रहा है कि वो बाहुबली है, उसका आंसर तुरंत निकल के आ गया, तो फिर भैया लो दूसरा क्वेश्चन हम लिख देते हैं बगल में, x-1, x-2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x+4 लेस देन 0। सर पहले वाले का -1 से 3 है। ओके, पहले वाले का आंसर अभी मैं क्रॉस चेक करता हूं। सर -1 से 3 तक। हाँ भाई, आंसर तो सबका सही आ रहा, -1 से 3। बहुत बढ़िया, क्योंकि -1 से 3 के बीच में -4 तो आएगा ही नहीं, तो वो डिस्कार्ड करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। बच्चों दूसरा वाला भी करो, और किसी से दूसरा वाला हो जाए तो भैया फिर मैं एक और देता हूं, फिर वो करो। सर दूसरा वाला है 1 से 4 और -2 का मतलब 8-2 हट जाएगा। अच्छा देखते हैं, फोर्थ का f। ओके, मैं चेक करता हूं आपका आंसर, बताइए फोर्थ का आंसर कौन बताने वाला है? f पार्ट बताइए भाई, सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर। सर 1 से सर 4 है। -4 से 1 तक। सर -4 से 1, सॉरी -4 से 1 है और 2 हट जाएगा। नहीं, -4 से 1 के बीच में 2 नहीं हटेगा, 2 नहीं हटेगा, 2 नहीं हटेगा। -4 से 1 के बीच में 2 आता ही नहीं है, तो हटेगा ही नहीं।
तो ठीक है बच्चों, आप लोग को ये समझ में आ गया, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ आपको समझाने के लिए, यानी आपको समझ में आ गया है। तो ठीक है, अभी हो सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको ना समझ में आया हो, तो मैं इनके लिए अभी भी कर देता हूँ। तो पहला मैं कर रहा हूँ, तो मैंने तो वही रूल लगाया कि भैया इवन पावर का फैक्टर दिख रहा है तो पहले उसको डिस्कार्ड कर दो और अपना क्वेश्चन करते चले जाओ। ये -1 आया और ये 3 आया। अब बेटा अपना सॉल्यूशन सेट बनाते चले जाओ। ये देखो मैं बना रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस, तो आपका सॉल्यूशन आया -1 से 3, x बिलोंग टू -1 से 3। चेक करते हैं, अब क्रॉस चेक करें। ये -4 पे 0 हो सकता है, -4 तो उसमें आ ही नहीं रहा है, तो हटाएंगे क्या? चलिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। अब मेरी बात और समझिएगा बच्चों, इधर देखिए ध्यान से। अगर आपके साथ बच्चों कोई ये लिख देना कि x+1 x-3 x+4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो बच्चों अब आपका आंसर पता है क्या आएगा? आप करेंगे वैसे ही, लेकिन अब आपको इक्वल टू 0 भी लेना पड़ेगा। यानी आपका आंसर आएगा, यानी आपको -1 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, -1 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, 3 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और बेटा आपको अपने आंसर में एक और एलिमेंट भी इंक्लूड करना पड़ेगा, वो होगा -4, क्योंकि अब हमको इक्वल टू 0 चाहिए। अगर इक्वल टू 0 चाहिए तो ये फैक्टर -1 पे, 3 पे और -4 पे 0 हो सकता है, इसलिए अब हमको उसको लेना पड़ेगा। तो बच्चों ये सबको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो इक्वल टू 0 आपको करना पड़ेगा। बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा चेंज करते हैं, तब करते हैं। मैं इसको लेस देन इक्वल टू 0 कर देता हूं। देखो बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, लेस देन इक्वल टू 0 कर देता हूं। रूल वही अप्लाई कर रहा हूं। इवन पावर वाला फैक्टर है तो पहले उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, जैसा मैंने सिखाया। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। देखिए बच्चों, ये नंबर लाइन बना करके अपना काम चालू करेंगे। प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, क्या लिखेंगे? -4 और 1। अब कर्व चलाएंगे, प्लस माइनस प्लस, तो कहोगे सर आंसर क्या आया? लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 पे क्या आएगा आंसर? बीच वाला, यानी -4 से 1। तो बेटा यहाँ पे 1 पे क्लोज ब्रैकेट होगा, 1 पे क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि 1 पे 0 हो सकता है 1 न्यूमरेटर में, लेकिन -4 पे 0 ना बनाना, क्योंकि -4 0 कहां बनाएगा? डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं करना होता है, चाहे लेस देन इक्वल टू 0 हो, चाहे ग्रेटर और इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर आप कभी भी 0 नहीं करेंगे, न्यूमरेटर को 0 करना। अब बेटा जो आपने फैक्टर डिस्कार्ड किया, जरा उसकी तरफ जाओ। क्या उससे 0 बन सकता है? बिल्कुल, x इक्वल टू 2 होता तो वो 0 बना देता। तो चेक करो तुम्हारे आंसर में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो आपको 2 को लेना पड़ेगा, यानी कि यूनियन करके आपको 2 अब लेना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको इक्वल टू 0 चाहिए, तो उसको आप लीजिए। आपका आंसर आ गया। तो हर बच्चे को ये क्वेश्चन पूरे अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से सर सॉल्व करते चले जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, और वो आप लोग सब लोग करेंगे मिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, वो आप लोग को मिल के करना है। देखिए आप लोग कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिखा है 4 लेस देन इक्वल टू x² लेस देन 25। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है बच्चों कि x² 4 से बड़ा और बराबर तो है ही, और x² 25 से कम भी है। मतलब हम बीच में क्या बोल रहे हैं? एंड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? उसका सॉल्यूशन सेट कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर x² इज ग्रेटर और इक्वल टू 4 एंड x² इज लेस देन 25। तभी तो आपने इस तरह से इसको लिखा कि x² इज लाइंग बिटवीन 4 to 25। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ
कि x स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर इज लेस देन 25। और बेटा एंड का मतलब जानते हो क्या होता है? एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि आप इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए और सॉल्व करने पर वो वाले x लीजिए जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। ठीक है? वरना पता है आप आंसर में क्या लिखते थे क्लास 10th में? आप लिखते थे कि अगर एक्स स्क्वायर लाई करता है 4 से 25 के बीच में तो एक्स लाई करेगा 2 से 5 के बीच में। ये कोई आंसर थोड़ी नहीं हुआ, ये गलत आंसर है। तो आंसर जैसे हम निकाल लें आपको वैसे सीखना है। तो कैसे लिखेंगे आप इसको? 4 को उधर ले आएंगे तो 4 को लिख दीजिएगा 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मींस a माइनस बी, a प्लस बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन विद x स्क्वायर माइनस 25 लेस देन 0, यानी कि x प्लस 5 x माइनस 5 लेस देन 0। तो बच्चों आपने दोनों सॉल्यूशन निकालिए, फिर उसका इंटरसेक्शन लीजिए। और इंटरसेक्शन लेना आप भूल गए हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा, बस आपको मेरी स्क्रीन देखनी है ध्यान से। स्क्रीन नहीं देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नोट्स मैं आपको भेज देता हूं। आज रिकॉर्डिंग थोड़ी ऊपर नीचे सही ढंग से नहीं हो पाई है क्योंकि क्लास बीच में डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हो रही थी, तो नोट्स में तो आपको भेज ही दूंगा। तो यहाँ पे -2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे -5 हो गया और 5। तो पहले दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं और फिर इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना आए। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, आंसर लिखिए इसका। x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -2, क्लोज ब्रैकेट लेना, यूनियन 2 से इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि हमें 0 भी चाहिए और -2 और 2 पे ये 0 हो सकता है। यहां लो बेटा, x बिलोंग टू -5 से 5, या चलो बच्चों अब हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं। तो देखो बच्चों, इंटरसेक्शन लेने के लिए ये मैंने आपके सामने 2 नंबर लाइन लगाई है और आप बताएंगे इन दोनों में कॉमन रीजन। देखिए किस तरह से मैं बताता हूं। सबसे पहले आप लिखिए -2 और फिर लिखिए 2, ठीक है, लिखा। फिर दूसरी नंबर लाइन दूसरे के लिए -5 और 5। चलिए बच्चों बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों माइनस इंफिनिटी से -2, यूनियन 2 से इंफिनिटी, और ये बच्चों इंटरवल है -5 से 5। और बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये पॉइंट इंक्लूडेड है इसलिए मैं यहाँ पे क्लोज सर्कल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 है। ये एक्सक्लूडेड है इसलिए मैं यहाँ पर ओपन सर्कल कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ गया। निकालिए आंसर। कॉमन रीजन कहाँ है? किसको दिख रहा है जो बताए भाई? -5 क्या से -5 से -5 से -2 -2 क्लोज ब्रैकेट और 2 से 5। यस। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि जो आप छोटे में आंसर लिखते थे यानी 10th में, वो गलत आंसर होता था। आज आपने सही आंसर लिखना सीख लिया है। ठीक है, गुड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, आप ही लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, वो है x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x ग्रेटर और इक्वल टू 0। कहोगे सर ये क्या क्यूबिक इक्वेशन आपने दे दी? तो हमने कहा ये तो नाम की क्यूबिक है। क्या 10th क्लास में क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कराई गई थी? बिल्कुल थी। पॉलिनोमियल्स में तब आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते थे, कोई एक फैक्टर रैंडमली निकाल लेते थे, डिवाइड करके बाकी फैक्टर निकालते थे। लेकिन ये क्यूबिक तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें तो बस x कॉमन ले लो और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फैक्टर कर लो और मेरे को जल्दी से आंसर बता दो। तो देखिए कौन बताता है आंसर। आंसर आया आया आया, किसका आया? किसी का नहीं आया। जिसने भेजा है वो गलत भेजा है। इतनी जल्दी नहीं करो। ओके, देखिए किसका आया। आया आया नहीं, गलत आंसर है ये। अरे भैया आप आराम से करो, दौड़ नहीं लगानी है।
ठीक है, मैं आंसर यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, सभी बच्चे चेक करें। ये आंसर आएगा x बिलोंग टू -4 से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 0 से इंफिनिटी। सभी बच्चे अपना आ गया आंसर सर। चेक करें। इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं क्योंकि इंफिनिटी एक्सक्लूडेड होती है, इंफिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं करती। ठीक है, ओके। आदित्य बेटा तुम्हारा आंसर आया है? सर मेरा आ गया। अच्छा अच्छा, निखिल। सर मेरा भी आ गया। ओके ओके। आंशी 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 तुम्हारा आंसर आया बेटा? यस सर आ गया। मेरा भी आ गया। यस सर, डन। अच्छा, आंशी तुम्हारा नाम क्या है? आंशी है नाम है, अंशी सर की अंशी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हमको लगा स्पेलिंग गलत लिखी है। चलो ठीक है। नो सर। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही इजी सा टाइप का क्वेश्चन है। आप इसमें बस x कॉमन ले लीजिए और अंदर फैक्टर कर लीजिए। आप फैक्टर आप लोग सभी करना जानते हैं क्योंकि आप लोग क्लास 10th से ही आए। तो 4 1 जा 4 कर लीजिए, फैक्टर हो जाएंगे और आपका आंसर निकल आएगा। वेवीज का पैटर्न लगा दीजिएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा समस्या हो तो वो हमको बताए, मैं कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इनइक्वालिटी का एक छोटा सा पार्ट जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो जब आपको क्वेश्चंस में मिलेगा तो ज्यादातर टीचर आपको कहेंगे कि ये क्वेश्चन गलत है, जबकि क्वेश्चन वो सही होगा। देखिए कैसे है वो कंसेप्ट। तो सबसे पहले वो कंसेप्ट बताने के लिए, आपको डर ना लगे इसलिए उस कंसेप्ट को चालू करने के लिए हम पहले क्लास 10th की तरफ चलते हैं। तो क्लास 10th में आपको बताया जाता था, जैसे कोई इक्वेशन है, जैसे मैंने मान लो कोई इक्वेशन लिख दी, मान लो x² + 5x + 6, मान लो ये नॉर्मल सी इक्वेशन। और इवन पता है आपके पास तो क्वेश्चन भी आया था, ये तो बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था, उसमें इस तरह का ग्राफ बना हुआ था। मैं ग्राफ बना रहा हूं आपके सामने, देखिएगा। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। ऐसे एग्जाम में आया था आपके एग्जाम में, जैसे ये तो पूछा जाता था नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप लोगों को सिखाया था क्लास 10th वाले टीचर ने कि कोई भी जो पॉलिनोमियल होती है वो जितनी बार x एक्सिस को कट करेगी उतनी बार उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो बेटा ये कितनी बार x एक्सिस को कट कर रही है? 2 बार कट कर रही है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हुए? 2 हुए। तो ऐसा क्वेश्चन आया था एक आपके एग्जाम में। तो आपको चेक करना था कि ग्राफ कितनी बार x एक्सिस को कट करना, जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है ना। तो बेटा ऐसा क्यों होता था? कहोगे सर हम लोग इसके फैक्टर करते थे, तो इसके फैक्टर आते थे x = -2 और x = -3, मतलब x + 2 x + 3। तो हमने कहा बेटा इसमें x = -2 डालो, तो तुम कहोगे सर y 0 आ जाएगा। हमने कहा x = -3 डालो, तो कहोगे सर उसमें भी y 0 आ जाएगा। मतलब -2 डालने पे भी 0 आ रहा है और -3 डालने पे भी 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर कोई बेटा जीरोस होगा तो दैट मींस वो y की वैल्यू 0 होती है, उस रिलेशन x² + 5x + 6 की वैल्यू 0। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि y कहां पे 0 होगा? x एक्सिस पे। जब तक ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करेगा तब तक y 0 होएगा ही नहीं, और जब तक y नहीं 0 होगा तब तक आपके उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो बेटा अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर कोई फैक्टर्स होते हैं तो आप ही तो कहते हैं कि वो उसको सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि वो उसके रूट्स हैं। तो बेटा -2 डालने पे 0 आ रहा है, तो 0 किसकी वैल्यू होती है? उस फंक्शन की, फंक्शन मतलब y की। तो आपको चेक करना होता है कि y जितनी बार 0 होगा वही उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो बेटा आप मानते हैं कि x = अल्फा है और ये x = बीटा है, इस तरह से आप एज्यूम करते हैं। यहाँ अल्फा की जगह -2 है और बीटा की जगह -2। अब बेटा हम लोग अपने स्टैंडर्ड की तरफ आ जाते हैं, जरा हमारा स्टैंडर्ड समझो अब यहाँ पर क्या है।
अब हम लोग अपने स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी मान लीजिए y या fx दिया है आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मान लीजिए उसके 2 रियल रूट्स है, has 2 रियल रूट्स, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो क्यूबिक इक्वेशन होगी अगर 2 से ज्यादा होंगे, 4 डिग्री के बनाओगे तो 4 होंगे। मान लीजिए आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा और उसके हैज 2 रियल रूट्स हैं, तो उसकी कंडीशन आप क्या लिखते हैं? आप कंडीशन लिखते हैं डी उसका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डी ग्रेटर देन 0 होगा तभी उसके 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो बेटा अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो हम ग्राफ में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए मैंने इसके साथ लिए ग्राफ बनाया आपके लिए, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि मैं नीचे तक बना ले जाऊं। तो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनता है? कहोगे सर ग्राफ तो सर वैसे ही बनेगा जैसे आपने बताया था डी ग्रेटर देन 0। तो डी ग्रेटर देन 0 का बच्चों ग्राफ ऐसे बनता है। लेकिन बेटा ये ग्राफ, एक बच्चा हमसे कहता है कि ग्राफ सर ये ऐसे क्यों बनता है? ये एक्स एक्सिस को आपको कट कराना है सर, तो ग्राफ तो एक और तरीके से भी बन सकता है। हमने कहा कैसे? उसने कहा सर ऐसे, ये देखिए सर, तो सर अभी भी तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। हमने कहा यस, बस डिफरेंस ये होता है इसमें ओपनिंग अपवर्ड्स है, तो ओपनिंग अपवर्ड्स डिसाइड करता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। तो बच्चों अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है तो बेटा आपका फर्स्ट केस जैसा ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा? फर्स्ट केस जैसा ग्राफ होगा। और बच्चों अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है और डी पॉजिटिव है तो बेटा ये आपके सेकंड केस जैसा ग्राफ होगा। तो बेटा जो फर्स्ट ग्राफ मैंने बनाया है उसको कहते हैं ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। क्या कहते हैं? ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। और बेटा मैंने जो सेकंड केस बनाया है उसको कहते हैं ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। क्या कहते हैं? ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। इस ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। पैराबोला आपकी क्लास 11th में ही है, मैं आपको सिखाऊंगा। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना होगा कि ग्राफ का नेचर अचानक बनता क्यों था, वो इसीलिए बनता था, और आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका फर्स्ट केस है। तो बच्चों अब हम लोग सेकंड केस की तरफ चलते हैं। आपके पास नोट्स सारे आ जाएंगे, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नोट्स आपको सारे मिलेंगे। तो अब बच्चों हम लोग दूसरा ग्राफ बनाते हैं, दूसरा केस कंसिडर करते हैं। तो दूसरा केस तो आप जानते ही हैं, सभी बच्चे जानते हैं। क्या कहेंगे दूसरा केस के लिए आप? कि सर वो आप पढ़ाया गया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो उसमें एक और कंडीशन भी होती है। क्या कंडीशन होती है? कि सर उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं 2 रियल और इक्वल रूट्स। क्या कहते हैं? 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। और सर ऐसे केस में जो होता है ना सर ग्राफ, वो सर एक्स एक्सिस को 2 बार कट नहीं करता, वो एक ही बार कट करेगा या टच करेगा बस। ठीक है? तो इसका सर ग्राफ बनेगा कैसे? इसका ग्राफ सर ऐसे बनेगा। ऐसे कब बनेगा? जब a पॉजिटिव हो, और मान लो किसी ने कह दिया a नेगेटिव है और d इक्वल टू 0 है, तो बेटा a नेगेटिव होने से बस इतना आएगा कि उसका नेचर जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा, मतलब वो नीचे की तरफ खुलेगा और टच एक ही बार करेगा, मतलब यही रूट उसका x इक्वल टू अल्फा होगा और यही बीटा भी होगा, मतलब 2 रियल और इक्वल रूट्स हो जाते हैं। तो बेटा अगर अगर a नेगेटिव है यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, a पॉजिटिव है तो बेटा ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, आपको लोग को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों मैंने जो अभी केसेस बताए इसमें से जो केसेस है, अब जो केस अब हम बताने जा रहे हैं वो आपके काम का है। जो अब हम बताने जा रहे हैं बच्चों वो आपके काम का है, तो वो अब मैं आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूं। तो मेरे ख्याल से अब आपको केस समझ में आना चाहिए। तो बच्चों अब आपका केस हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हमने लिख दिया हैज नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट्स।
और नो रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे सर नो रियल रूट्स का मतलब हुआ कि सर ए आप पॉजिटिव ले सकते हैं और डी आप नेगेटिव ले सकते हैं। एक तो सर केस ये ले सकते हैं, और सर एक और केस भी आप ले सकते हैं कि ए नेगेटिव हो जाए और डी भी नेगेटिव हो। तो सर ये दो केसेस में हो सकता है काम। डी तो सर 100% ही नेगेटिव होगा क्योंकि एक भी रियल रूट नहीं है। तो बेटा इसका इंटरप्रिटेशन समझना, इनइक्वालिटीज में किस तरह से कन्वर्ट होने लगता है। इसका इंटरप्रिटेशन इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट होगा और आप परेशान हो जाएंगे देखते देखते कि ये इनइक्वालिटी कैसे बन गई। देखिए बच्चों, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खुद ही लिख लिया करो बेटा। जब ग्राफ एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा क्योंकि डी नेगेटिव है और ओपनिंग अपवर्ड्स है, तो ग्राफ बनेगा कैसे? यानी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनेगा कैसे? वो इस तरह से बनेगा जैसे मैंने आपको सामने बनाया है। अब बेटा इस ग्राफ में जरा एक खास बात देखो क्या है। खास बात देखो क्या है बच्चों, खास बात समझना। अब हमने कहा बेटा तुम इसमें कोई भी x की वैल्यू डालो, मतलब जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है, तो मैं कह रहा हूं उसमें अगर तुम आप कोई भी x डालो तो ये हर x पर बेटा पॉजिटिव वैल्यू देगा। कोई भी x डालो ये हर x पे पॉजिटिव वैल्यू देगा। तुम देख लो, तुम 0 डालोगे तो भी पॉजिटिव, कुछ भी डाल दो, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक तुम कोई भी x डाल दो, ये हर x पर अपनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y देगा। यानी बच्चों यहां से एक रिजल्ट निकल करके आ रहा है, पता है, और ये रिजल्ट बहुत खतरनाक होता है और एग्जाम्स में यूज किया जाता है। ये देखिए इस x पे भी पॉजिटिव, ये देखिए इस x पे भी पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव, हर x पे पॉजिटिव है कि नहीं? तो बेटा इसको रिजल्ट को इस तरह से लिखा जाता है। सभी बच्चे यहाँ ध्यान दें, इधर उधर मन ना भटकाएं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज पॉजिटिव है for every x belong to real number। ये आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन कब? जब a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो। ये जब दोनों चीज एक साथ होल्ड करेंगी, यानी कि दोनों चीज जब एक साथ होल्ड करेंगी, तो बेटा यहां पर ये एक्सप्रेशन क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जिसको मैंने इस बॉक्स में डाल दिया है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट केस देखो बेटा, नेक्स्ट केस बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट केस के लिए हमने स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर ली है, तो बच्चों हम नेक्स्ट केस के लिए डिस्कशन करने जा रहे हैं। सभी बच्चे यहीं पे ध्यान दें, नोट्स आपको मिल जाएंगे, सिर्फ इधर ध्यान दो, अभी इधर लेफ्ट राइट मत देखो अभी भी। तो बच्चों मैंने एक्स और वाई एक्सिस आपका नाम लिख दिया दोबारा। तो बच्चों अब आप बताइए, ए नेगेटिव है, डी भी नेगेटिव है, तो अब ग्राफ कैसे बनेगा? तो तुम कहोगे सर ओपनिंग डाउनवर्ड्स बनेगा और एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। सर ऐसा ग्राफ बनेगा। तो हमने कहा अब तुम्हें क्या देखने के लिए मिलेगा? सर इसमें ये देखने मिलेगा कि ये हर एक्स पर नेगेटिव वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा, कोई भी इसमें एक्स डाले। तो यहां पे क्या रिजल्ट निकला? तुम कहोगे सर इसका रिजल्ट भी खतरनाक है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ये ऑलवेज नेगेटिव है फॉर एवरी, ये साइन होता है फॉर एवरी का, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन कब? लेकिन कब? जब ए नेगेटिव हो और डी भी नेगेटिव हो। जब ये दोनों कंडीशंस एक साथ होल्ड करेंगी तो ये क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव होगा। आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आया तो इधर देखिए, ये देखिए इस एक्स पे भी नेगेटिव, 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 ये देखिए नेगेटिव है कि नहीं? तो तुम कहोगे सर इसका एप्लीकेशन करके दिखाइए जरा। आप हमसे कहोगे सर इसका एक एप्लीकेशन करके दिखाइए, हम देखें जरा कैसे हुआ। क्यों भाई, आप तो यही कहोगे कि सर जी इसका एक एप्लीकेशन करके दिखाओ कैसे हुआ। तो हमने कहा एप्लीकेशन अच्छा हम कर देते हैं, ये बात हम तुम्हारी मान लेते हैं। जैसे बेटा हमने आपके सामने एक एप्लीकेशन करने के लिए जगह बनाई है, अब आप बताएंगे इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा।
एक मान्यवर आए, मान्यवर ने उन्होंने ये आंसर लिखा है, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और हमसे पूछा जा रहा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट बताओ। तो क्या होगा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, कोई बताएगा? तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सर ने तो ऐसी इनइक्वालिटी लिखी है जिसके फैक्टर भी नहीं होंगे, और सर इसका डी भी नेगेटिव है, क्योंकि चेक कर लो डी आता है कि नहीं आता है निकालने, नहीं आता है तो भैया निकलवा देते हैं वो भी। A1 B1 C1, डी जो होता है बेटा वो बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है। क्या होगा बेटा? सर -3। तो ये आया 1 माइनस 4 दैट इज -3। ठीक, तो बेटा ये डी। तो बेटा आप क्या देख रहे हैं इसमें, आपने देखा कि सर ए पॉजिटिव है क्योंकि 1 है, 1 0 से बड़ा होता है, और सर डी नेगेटिव है। अरे सर ये तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव का केस है। ऊपर जाइए सर, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, देखिए सर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव लिखा है। ऐसे केस में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा हर एक्स के लिए। यानी बेटा इसका पता है आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स, या x बिलोंग टू -∞ से +∞। समझे बेटा? कभी भी इस तरह का अगर आपको फैक्टर मिल जाए तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर ये इनइक्वालिटी में किसी के साथ तुमको मिल जाए तो उसको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देना, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ये तो कभी जीरो भी नहीं होता कि तुम्हें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। इसका तो सिर्फ एक ही काम है, दिख जाए तो डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव। जानबूझ के फैक्टर करने ना बैठ जाना कि सर ने शायद गलत दिया होगा, या 1 की जगह हो सकता है 6। ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, क्वेश्चन एकदम सही है। बस आपको ध्यान रखना होगा कि अगर इस तरह से आ जाए तो आपको ध्यान देना। अब एक मान्यवर है, उन्होंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कि बताओ ये नेगेटिव कब होगा। उस मान्यवर ने ऐसे लिख दिया कि बताओ ये नेगेटिव कब होगा। तो तुमने कहा कि सर ये तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया? 5। नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो हम कौन से x बताएं जिसके लिए नेगेटिव हो? किसी भी x के लिए नेगेटिव नहीं होता, ये हर x के लिए पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हर x के लिए पॉजिटिव होता है। बोलो भाई, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, इसको इस तरह से करना था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे अभी और भी कंटिन्यूएशंस में टॉपिक लेते चले जाएंगे, तो देखना है उन सबको भी। अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको एक और केस दे रहा हूं, आप उसका सॉल्यूशन सेट बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 ग्रेटर देन 0, बताइए इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट बताना है इसका। -∞ से +∞। यस, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। ऐसे केस में इसका आंसर होगा x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स, या x बिलोंग टू -∞ से लेके +∞, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इजी है, अब आप समझ गए होंगे कि इस तरह के फैक्टर्स आपको कई सारे मिलेंगे और उसके चक्कर में आप समझेंगे कि क्वेश्चन ही गलत है, जबकि क्वेश्चन गलत नहीं होता। ठीक है बच्चों? तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, उसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, थोड़ा सा हिंट दे करके आपके लिए होमवर्क में डाल दूंगा। ठीक है? तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है बेटा, -3 लेस देन एक्स स्क्वायर -3x - 1 होल डिवाइड बाय x स्क्वायर x प्लस 1
लेस देन 3। ये क्वेश्चन है बेटा, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो ये जो बीच वाला एक्सप्रेशन है ये -3 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप लिखेंगे x² -3x - 1 होल डिवाइड बाय x² + x + 1 क्या है, ग्रेटर देन -3, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे दूसरे वाले से सॉल्व करने के बाद। और किससे सॉल्व करेंगे, इससे। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका जैसे आप करते हैं वैसे ही करिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। लेकिन जिसको ज्ञान होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता है, लेकिन चलिए रहने दीजिए, क्योंकि मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर अगर ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है आपका ध्यान ना जाए, इसलिए अभी आप हमेशा याद रखिए कि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई मत ही किया करिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आप भूल जाएं और गलती से न कर बैठे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा ये हो गया, इसको आप ओके, मैंने यहाँ पे इसको +3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि -3 इधर आके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, +3 टाइम्स ये हो जाएगा एलसीएम लेकर के, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर दूसरी वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए, यानी इसको आप लिखेंगे x² -3x - 1 होल डिवाइड बाय x² + x + 1 -3 लेस देन 0। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इसका भी एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके आप इंटरसेक्शन लेंगे। अच्छा, अब ये जो भी बनेगा उसमें डिनोमिनेटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को आप हटा देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो आपका जो स्टेप बनेगा वो सिर्फ अगला स्टेप यही बनेगा, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज लेस देन 0। मैंने डिनोमिनेटर को इसलिए हटा दिया एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। जो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं इनको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं, और आखिरी में क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी 0 होता ही नहीं है। अब आप बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको आप अपने घर पे मैच करा लीजिएगा। वो आंसर आएगा बेटा -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। अगर किसी से अभी जल्दीबाजी में ना निकले तो कोई बात नहीं, आप एक बार घर पे फिर से करिएगा, आपका आ जाएगा। ये आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरह से करते हैं। सर आ गया। ओके, आंसर मैच भी कर गया, बहुत अच्छी बात है, गुड। यस सर। गुड। तो बच्चों अब हम लोग इनइक्वालिटीज को, जो नेक्स्ट पार्ट होता है इनइक्वालिटीज का वो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज। तो बच्चों इनइक्वालिटीज का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, और उसके बाद होता है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन इनइक्वालिटीज। तो अभी हम लोग बच्चों ऐसा करते हैं कि ग्राफिकल और वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, और उसके पहले अब हम आपसे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस या जो आपके पैकेज के क्वेश्चंस हैं उनका कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए आपने कुछ किया होगा तो, या जैसा भी आप जितना समझ पाए उतना समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ। तो एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज ले लेते हैं, एक्सरसाइज जो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो, जिसमें आपको करने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ओके बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगाया है, अब आप देखिए आराम से। क्या इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे? ध्यान से देखिए क्या लिखा है। लिखा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल।
इक्वल क्या होते हैं बेटा? इक्वल सेट्स, मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई थी। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स का मतलब होता है कि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो सेट्स में बिल्कुल हूबहू सेम होने चाहिए। कार्डिनल नंबर सेम नहीं होना चाहिए, एलिमेंट्स ही सेम होने चाहिए। ठीक है ना? तो जैसे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है कि आपके पास जो a है वो 2,3 है, और बच्चों जो b है वो x² + 5x + 6 का सॉल्यूशन। तो उसके सॉल्यूशन क्या आएंगे? -2 और -3। यानी b को जब मैंने टैबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखा तो क्या आया है? -2 और -3, जबकि a क्या है? 2,3। तो बेटा ये तो इक्वल सेट्स हुए ही नहीं, ये तो कौन सा सेट्स हुए? इक्विवेलेंट सेट। क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर की थी, मैंने आपको एप्लीकेशन क्लियर कर दिया कि भैया इक्विवेलेंट सेट्स हैं ये, क्योंकि इनके कार्डिनल नंबर सेम है 2 और 2, लेकिन ये इक्वल सेट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। कैसे बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल x such that x is a letter in the word follow, y set of all y such that y is a letter in the word wolf। तो मैंने बताया था बेटा, जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स के फॉर्म में तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता। तो चलिए आप लिखिए, तो FOLW FOLW। यस बेटा, ये इक्वल सेट्स है। ये दोनों ही जो सेट्स का फॉर्मेशन होगा A और B का, वो कुछ इस तरह से हो रहा है, दोनों में हूबहू सेम एलिमेंट्स है। तो ये बेटा इक्वल सेट्स। तो मेरे ख्याल से इक्वल सेट्स अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ये मैंने इसका आज एग्जांपल भी डिस्कस कर दिया है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस आपको क्लियर है? ठीक है बच्चों, इक्वल सेट्स पे बेस्ड मैं और भी क्वेश्चंस आपको नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत इजी होता है, आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन सबसेट के करा देता हूँ। ये एक्सरसाइज मैंने आपकी स्क्रीन पे विद सॉल्यूशन लगा रखी है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। सबसेट का मतलब पार्ट ऑफ सेट। तो बताओ बेटा, पहले में क्या लगा है? 2 3 4, क्या इसका कोई पार्ट है सेट का? तो अभी यस, तो ये बेटा इसका क्या है? एक सबसेट है। तो मैंने बेटा सबसेट का साइन लगा दिया। तो सबसेट का साइन आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, तो आप इस तरह से लगाएंगे तो भी सही है, बल्कि आप इसी तरीके से लगाया करिए, सबसेट का साइन यही माना जाता है सही। उसके बाद नेक्स्ट ABC क्या BCD का, ये तो कोई एलिमेंट रिलेशन ही नहीं है, तो ये नॉट सबसेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिए सबसेट है। ओके ओके ओके, और बच्चों के लिए भी करें बेटा, रुक जाओ एक मिनट। इसमें लिखते हैं सेट ऑफ ऑल x such that x is a student of class 11th of your school। set of all x such that x is a student of your school। ओके, क्लास का बच्चा तो स्कूल का बच्चा होएगा ही होएगा, तो यानी ये सबसेट हुआ। आप समझ गए ना? क्लास का बच्चा अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो स्कूल का ही तो होएगा ही, तभी तो वो तुम्हारी क्लास में पढ़ रहा है। तो बेटा इस तरह से सेट सबसेट्स होते हैं। तो सबसेट्स का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे उसको पढ़ते हैं, क्या उसका तरीका होता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन में जो नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, वो ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। ये मैंने आपको क्लासरूम प्रोग्राम में डिस्कस कर दिया था विद एग्जांपल। ओके, तो ज्यादातर क्वेश्चन मेरे को लग रहा है आपकी रेंज के ही हैं, सब एनसीईआरटी के, बहुत कोई टफ नहीं लग रहा है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म आप जानते ही हैं, रोस्टर फॉर्म आप जानते ही हैं, सबसेट आप जानते ही हैं, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, कार्डिनल नंबर, एडिशन फॉर्मूला, सब तो आप जानते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग की एक्सरसाइज तो कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, ये तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन कोई क्वेश्चन थोड़ा ना होते, ये तो ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों के लिए। यूनियन और इंटरसेक्शन तो कोई भी देख करके बता सकता है, ये कोई क्वेश्चन थोड़ा ना हुआ। इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही छोटे टाइप क्वेश्चन हुए। तो
इस तरह के सारे क्वेश्चन जो मैं आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा हूँ उसमें सब यही है कि इंटरसेक्शन निकालो, यूनियन निकालो, इंटरसेक्शन निकालो, यूनियन निकालो। एनसीईआरटी है तो थोड़ी इजी तो होती ही है, तो ये भी क्वेश्चन काफी इजी है। डिफरेंस ऑफ सेट्स तो भैया आपको क्लियर कर दिए थे कि डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है। जैसे अगर a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा कि a में से माइनस कर दो कौन से एलिमेंट जो a और b दोनों में कॉमन हो, ठीक है ना। a में से कौन से एलिमेंट माइनस करेंगे जो a और b दोनों में कॉमन, ठीक है ना। तो a माइनस बी आ जाएगा, और अगर b माइनस ए पूछे तो b में से वो वाले एलिमेंट माइनस कर दो जो b और a दोनों में कॉमन। ये बात आपको बस क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पार्ट आपको क्लियर है, आप इसको कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स मैंने आपको ऑलरेडी वेन डायग्राम में भी दिखाया था कि डिफरेंस ऑफ सेट्स कहां पर होता है। तो बच्चों अब आपको याद रखना होगा नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग के पास होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी और वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो बच्चों आप लोग सभी लोग हेडिंग वहां पे डाल करके पहले ही से रख देते हैं ताकि जब नेक्स्ट टर्न आए तो आपको याद कराना ना पड़े, आपको पहले ही से याद हो कि हेडिंग पड़ी हुई है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी। क्या पड़ी है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो आप लोग अपनी कॉपी में अब हेडिंग डाल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये मैंने हेडिंग डाल दी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज तो बच्चों ये हेडिंग डाल दीजिए, और आपके पास एक इनइक्वालिटी हो या दो इनइक्वालिटी हो कैसे सॉल्व किया जाएगा ये आपको बिल्कुल बताया जाएगा। और क्लास ओवर करते करते जब तक 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में हम लोग बहुत जरूरी काम कर लेते हैं तब तक, ताकि आपको अगले टर्न पे दिक्कत ना आए। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे आप पॉइंट्स लिख लीजिए 1 2 3 4, और मैं ये आपसे एक्सेप्ट करता हूं कि इन लाइंस की इक्वेशन आप बताएं। इन लाइंस की इक्वेशन आपको बतानी पड़ेंगी जो अभी मैं लाइंस ड्रॉ करने जा रहा हूं। ओके लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन कौन बच्चा बताएगा? ये लाइन, तो इस लाइन की y equal to 1, y is equals to 1. यस गुड, तो बहुत बढ़िया जवाब। ये लाइन जब x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 1। तो यानी कि अगले टर्म पे जब बड़ी बड़ी इनइक्वालिटीज आएंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि छोटी चीजें आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि छोटी चीजें पहले से पता होना जरूरी है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो अभी हमने बनाई है? X is X equals equal to to -4. -4, x is equal to minus ओके x इक्वल टू माइनस, ठीक है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0 और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोग को क्लास पूरी समझ में आई होगी, आप लोग ने एंजॉय किया होगा। तो अब हम लोग क्लास यहाँ पे बच्चों ओवर करते हैं।